क्वेश्चन है इफ अ डीसी ऑफ वैल्यू ए एम्पियर, ऐसा ए एम्पियर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन एन एसी, इज सुपर इम्पोज्ड ऑन एन एसी, if a DC of A ampere is superimposed on an AC, on an AC, I is equal to B sin omega t. What is the RMS value of the current? अच्छा, RMS करंट को इफेक्टिव करंट भी कहते हैं. What is the RMS value of current? और RMS करंट को हम लोग इफेक्टिव करंट भी कहते हैं. What is the RMS value of current? और RMS करंट को हम लोग इफेक्टिव करंट भी कहते हैं. ध्यान रखिए. आस्था रिपीट करें. If a DC current of A ampere, if a DC current of A ampere is superimposed on an AC, on an AC, if a DC of A ampere, DC current क्या होता है? DC में तो खुद करंट है. If a DC of A ampere superimposed on an AC, I is equal to B sin omega t. Calculate the value of effective current या calculate the value of RMS current. ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, असल में यहाँ पे डायरेक्ट करंट दिया हुआ है A एम्पियर और अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है B sin ओमेगा t, तो आपको I टोटल में दोनों को जोड़ देना होगा, A प्लस B sin ओमेगा t. समझ में आया? और अब आपको बोलता है अगर I RMS निकाल लें तो कुछ नहीं है, I RMS I स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय dt, लिमिट फ्रॉम 0 से t और पूरा का अंडर रूट. तो ये होमवर्क में बनाते रहिएगा. बस इसमें इस पूरे टर्म का स्क्वायर होगा. मस्त इंटीग्रेशन करने में मजा आएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला है. समथिंग समझे कुछ आंसर आएगा, आप बना लीजिएगा इसको. ठीक है, ये आपको हम हिंट क्यों किए, बस इस तरह का सवाल भी अगर दे दे, एसी डीसी दोनों दे दे, तो उसमें आप कंफ्यूजन में ना मर जाए. देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए. समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे. हो गया? और बेसिक सवाल काफी सारे हैं इसमें, लेकिन पहले कुछ और पढ़ लेते हैं फिर सीखेंगे. सिंपल एसी सर्किट हेडिंग है. ये टाइप आप समझ गए. एवरेज और आरएमएस कैसे निकालते हैं. एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो बहुत ही इजी टाइप का डिफरेंशिएशन देगा. ये तो अभी आपको हम सब समझाने के लिए बनवा दिए. अब लिखिएगा सिंपल एसी सर्किट्स. ठीक है, सिंपल एसी सर्किट. देखिए, कोई भी एसी सर्किट हम पढ़ेंगे तो सब में हम करंट निकालेंगे, और जब हम करंट निकालेंगे सब एनालिटिकल मेथड से भी निकालेंगे और फेजर डायग्राम मेथड से भी निकालेंगे. वेक्टर मेथड कहते हैं उसको. लेकिन आगे जाके सारा का सारा वेक्टर मेथड से पढ़ना है. तो दो तरह का मेथड होता है, ध्यान रखिएगा. एक एनालिटिकल मेथड, एक वेक्टर मेथड. ये अभी आपको हम समझाएंगे, क्या हम बोले उसके बारे में. फिलहाल वे भी आई है, अभी इसके बारे में नॉलेज जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सीख लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा. अदरवाइज एसी पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा. देखिए, आपने तीन ही चीज पढ़ा, इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर, है कि नहीं. आपने क्या क्या पढ़ा अब तक? आपने पढ़ा एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, LCR. तो हम लोग अभी कौन कौन सर्किट पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एक आर सर्किट जो प्योरली सिर्फ उसमें रेजिस्टेंस हो, एक जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस हो, एल फॉर इंडक्टेंस, और एक सिर्फ उसमें कैपेसिटेंस हो, कैपेसिटर हो सिर्फ. फिर उसके बाद हम एल आर पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, एल पढ़ेंगे, फिर हम जोड़ना चालू करेंगे. इन दोनों को मिलाएंगे तो आरसी सर्किट, इन दोनों को मिलाएंगे तो एलसी सर्किट, इन दोनों को मिलाएंगे तो एलआर सर्किट, इन तीनों को मिलाएंगे तो एलसीआर सर्किट. तो टोटल हमें सर्किट पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7.
सातों सर्किट में करंट निकालेंगे, सातों सर्किट में हम सीखें कुछ कुछ बातों को, लेकिन इन तीनों को हम एनालिटिकल मेथड से करेंगे और इन सबको वेक्टर मेथड से, और इसको दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, एनालिटिकल वेक्टर, इस सबको भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है जो आपको कहता है कि सबको करना है वेक्टर मेथड से, ताकि आसान भी कर दिया है, एनालिटिकल थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इन तीनों को एनालिटिकल देता है। तो एग्जाम में इन तीनों में से भी इस दो में से कोई एक प्रूफ देता है आपको, ये ध्यान रखिएगा, समझिएगा जो हम सिखाने जा रहे हैं। तो 7 सर्किट अभी पढ़ना है हम लोग को, 3 और 4 7 सर्किट, आधी नहीं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। हेडिंग है सिंपल एसी सर्किट्स, सिंपल एसी सर्किट। सबसे पहला सर्किट का नाम है ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर हो। नंबर 1, एसी सर्किट कंटेनिंग, आप लिखते चले कि हम मिटाएंगे भी इसको, हम फोटो नहीं खींच के लिख पाएंगे। एसी सर्किट कंटेनिंग और रजिस्टर ओनली, और रजिस्टर ओनली, आपको दिखाई ना दे रहा हो, सुनाई दे रहा होगा, एसी सर्किट कंटेनिंग अ रजिस्टर ओनली, या ब्रैकेट में इसको बोल सकते हैं आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, तो उसको मिटाने जा रहे हैं। हेडिंग आप लिख चुके हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग अ रजिस्टर ओनली या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सिंपल एसी सर्किट में पहला ये है, तो इसको मिटा दें ताकि हमारा जगह पूरा का पूरा यूज हो सके। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मान लीजिए ये आपका एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस आपने बनाया, अब आपका बैटरी ऐसा बनेगा, ये देखो, ये बताता है, ये इस तरह का सिंबल की है अल्टरनेटिंग सोर्स, अब एक लंबा लाइन है छोटा लाइन नहीं, डायरेक्ट सोर्स आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आर है। अभी वोल्टेज का वैल्यू V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम करंट का डायरेक्शन दिए, करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है इसमें, ठीक है, ऑसिलेशन है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए मैरो बना दिए। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, एक सप्लाई कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, एक वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, इसलिए एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग लेके चले कि वोल्टेज इसी फॉर्म में दिया हुआ है V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट किस फॉर्म में होगा, यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ को अगर यूज करते हैं आप, तो ये सप्लाई कर रहा प्लस, तो ये माइनस, V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। V के जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, V के जगह पुट करेंगे V0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू I इंटू आर। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू V0 बाई आर साइन ओमेगा टी, ये आई का वैल्यू आया, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस तो करंट होता है, तो क्यों ना हम इसको लिख दें I इज इक्वल टू आई नॉट, जब ये पीक वोल्टेज है तो करंट भी पीक लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिख रहा है आपको ध्यान से, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां की ये चमक रहा है थोड़ा चमक रहा है, तो उसको बाद में फोटो देखो, अभी नहीं चमक रहा है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां की वेयर आई नॉट जो है वो कितना है, V0 बाई आर, आई नॉट कितना है, V0 बाई आर है। अगर आप यहाँ पे एक समझदारी वाला काम करें कि आप क्या समझेगा कि इफ अगर आप वोल्टेज लेके चले थे V0 साइन ओमेगा टी, अगर आप गौर कर रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रूफ में आपने वोल्टेज लेके चला था V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट आया आपको I0 साइन ओमेगा टी, यही ना। अगर हम मान लीजिए अलग अलग एंगल पे चेक करते हैं, मेरे पास वोल्टेज और करंट है, मान लो ये V का वैल्यू, अगर हम यहाँ पे एंगल दे रहे हैं और यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट, अगर मान लो आपका एंगल 0 है, ओमेगा टी 0, तो साइन 0 0, वोल्टेज भी 0 और साइन 0, करंट भी 0। अगर ओमेगा टी मान लो आपका 90 डिग्री है, ओमेगा टी की बात करें, ओमेगा टी एंगल,
अगर ये 90 है तो साइन 91, तो ये V नॉट, तो ये I नॉट। फिर से अगर ये 180 है तो ये 0, तो ये भी 0। कहने का मतलब वोल्टेज जब 0 हो रहा है तो करंट भी 0 हो रहा है, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है तो करंट भी मैक्सिमम हो रहा है। यानी वोल्टेज और करंट साथ साथ है। जब दोनों साथ साथ है तो हम कहेंगे दोनों एक ही फेज में है, क्योंकि ये सब साइन का फंक्शन है ना। तो भाई कोई आगे कोई पीछे नहीं है, दोनों साथ ही साथ चल रहा है। तो कहेंगे कि करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे करंट एंड वोल्टेज बोथ। अच्छा, आई नॉट किसके जगह वो देख लीजिएगा, वी नॉट बाई आर। वी नॉट में कुछ डिवाइड किए तब मिला आपको आई नॉट, यानी कि आई नॉट का वैल्यू छोटा होगा थोड़ा सा वी नॉट से, क्योंकि वी नॉट को डिवाइड किए तब मिला है। करंट वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, इन सेम फेज। देखा आपको? अगर इसको हम ग्राफिकली बनाना चाहें तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे। टाइम का ग्राफ है, साइन का ग्राफ तो हम सबको आता है, साइन का ग्राफ तो हमको आता है सबको। ये मान लो वोल्टेज का ग्राफ है, तो ये रेड लाइन से जो बना रहे हैं ना, ये करंट का ग्राफ है। देखो जहां जहां आपका वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है वहां करंट भी मैक्सिमम है। करंट का हाइट थोड़ा छोटा कर दिए, ये वाला रेड पेन से जो है ये करंट है, करंट। और जो ये ब्लैक पेन से है ना, ये वाला आपका ईएमएफ है। क्योंकि वी नॉट का वैल्यू बड़ा है, आई नॉट का छोटा है, इसीलिए ऐसे बना दिए, लेकिन दोनों साथ ही साथ है ना। तो इसको कहते हैं कि दोनों एक ही फेज में है, इसीलिए कोऑर्डिनेट पेन से बनाया। एक टर्म होता है जिसका नाम होता है फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम कहते हैं उसको हम लोग? फेजर डायग्राम। होता क्या है इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे, ध्यान से सुनिएगा उस समय, कि करंट भी स्केलर है और वोल्टेज भी स्केलर है। सुनिएगा ध्यान से, मीटिंग में बहुत लोग भीड़ बोर होने लगते हैं। करंट भी स्केलर है और वोल्ट, 1 घंटा होते ही होते सब थक जाता है, लगता है हमको। करंट भी स्केलर है और वोल्टेज भी स्केलर है, लेकिन अगर हम इन दोनों को वेक्टर के टर्म में दिखाएं उनके फेज एंगल के साथ, किसी भी इक्वेशन में साइन के साथ ये एंगल लगा, इसको फेज एंगल कहते हैं। अगर ओमेगा टी प्लस एक्स्ट्रा एंगल जुड़ गया तो वो फेज डिफरेंस कहलाता है, लेकिन ये कहलाता है फेज एंगल, है कि नहीं? तो जब हम करंट और वोल्टेज को उनके फेज एंगल के साथ वेक्टर के रूप में दर्शाते हैं, बल्कि ये वेक्टर है नहीं लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं एज वेक्टर, तो वैसा डायग्राम कहलाता है फेजर डायग्राम। जैसे यहाँ देखो, इस बार मान लो वोल्टेज ओमेगा टी एंगल पे है ना, तो अपने अंदाज से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अपने अंदाज से मान लो ये वाला लाइन हमने वोल्टेज का खींचा भी, तो करंट ये लाइन खींचा मतलब ये आपने ओमेगा टी एंगल पे खींचा है, तो करंट का खींचा हुआ तो करंट भी तो सेम एंगल पे है, तो करंट भी इसी लाइन पे बन जाएगा। हो गया फेजर डायग्राम। या इसको ऐसे भी लोग बनाते हैं, समझने के लिए ओमेगा टी को 0 मान लेते हैं, एक्स एक्सिस की ओर, बोलते हैं कि ये मेरा वोल्टेज का लाइन है। ओमेगा टी को 0 लेके चलते हैं कई बार, तो करंट का भी लाइन यही हो जाएगा ओमेगा टी। मतलब दोनों सेम फेज में उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो पहला ये आपको समझ में आया कि जब भी आपको वोल्टेज निकालो दिया होगा, करंट निकालना, तो करंट में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा आए कि ऊपर में वोल्टेज रहे, नीचे में रेजिस्टेंस रहे, तभी ना समथिंग बाई समथिंग को हम करंट लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर ले इसको, तब आगे इसका फेजर डायग्राम का डेफिनेशन बोलते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा विशाखा, वो चेक कर लेंगे हम। फेजर डायग्राम फिर से बता देते हैं साक्षी, हम चिंता नहीं करना, भी लिखवाएंगे उसको हम। फोटो भी भेज दिए हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो जल्दी से लिख लें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और फोटो से काम चल। किसका डेफिनेशन बोलने जा रहे हैं? फेजर डायग्राम का। लिखिएगा, व्हेन करंट एंड वोल्टेज, when current and voltage are represented as vectors, when current and voltage are represented as vectors with their phase angles, when current and voltage are represented as, when current and voltage are represented as vectors with their phase angles, when current and voltage are represented as vectors with their phase angles, it is called a phasor diagram. It is called a phasor diagram.
when current and voltage are represented as vectors with their phase angle, they are called, this diagram is called phasor diagram. This diagram is called phasor diagram. हो गया? तो ये था आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. सब लोग रेगुलर रहिए, कुछ लोग रेगुलर रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं. जो नहीं रहते हैं फिर उनको हमको क्या समझाने में दिक्कत होगा ना. ऑनलाइन है, मानते हैं कभी कभी दिक्कत होता है, बारिश हो रहा है तो नेटवर्क जा रहा होगा. मेरा मोहल्ला में हमेशा बारिश से होता रहता है. फिर बारिश चालू हो गया, मौसम तो ठीक था, बारिश कहाँ से हो गया. तुम्हारे घर साइड बारिश हो रहा है? खुशी तुमने हाथ उठाया, क्यों भाई? कुछ भेजा है व्हाट्सएप पे और रिपीट करने बोल रहे हैं क्या? When current and voltage both are represented as vectors with their phase angle, the diagram is called phasor diagram. कल खुल जाएगा? कल कोचिंग खुल रहा है क्या? स्कूल खुल रहा है क्या? खुल रहा है कल? बताइए हमको ये न्यूज नहीं पता है. ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कल खुल जाएगा. सो विशाखा वो क्वेश्चन मार्क नहीं. विशाखा अभी तो कल आज ही का पेपर में दिया कि बाकी सब जगह अलाउ कर दिया है, झारखंड में भी नहीं किया, लेकिन सब जगह अलाउ कर दिया. तो झारखंड मैक्सिमम जाएगा तो 5 दिन और 7 दिन और उससे ज्यादा दिन अब नहीं रुकने वाला है. और सब कोचिंग पढ़ा ही रहा है छुप छुप के. हम बता रहे हैं, हम चूंकि नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि चलो भाई कोई पैसा ही कमाने के लिए कोई पुलिस वाला आ गया, कोचिंग थोड़ा सा बड़ा है, इसका मोड़ में हम लोग का पहचान है, तो कोई बोल ही दिया कोचिंग चला रहा है बिना बोले, तो एक होता है ना कंप्लेन होने पे, इसलिए हमने चालू किए. लेकिन बाकी सब तो हमको लग रहा है कि चला ही रहा है. कई लोग तो जा भी रहे पढ़ने, कोरोना आ भी रहा है, कोरोना जा भी रहा है. तो हमको लगता है 10 दिन के अंदर हमको लगता है अब चालू हो जाएगा. एसी खत्म होते होते आपका चालू हो जाएगा. हमको लगता है सेकेंड बुक आप पूरा पढ़िएगा ऑफलाइन. सेकेंड बुक और प्लस लेसन 5 जो हम छोड़े हैं वो पूरा आप ऑफलाइन पढ़ोगे. उसके बाद आपको में से कई लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़े होंगे, ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वो हमसे पढ़वाओगे, हम पढ़ाएंगे आप लोग को. जो चैप्टर में दिक्कत होगा दोबारा आपको पढ़ाएंगे ऑफलाइन मोड में, कि आपको भैया हमको बता दीजिए चाहे कुछ. ठीक है. उसके बाद कई सारे न्यूमेरिकल हैं, कई तरह के सवाल है जो कि हम ऑनलाइन नहीं करवा पाए हैं, कुछ कुछ हर चैप्टर में, वो भी हम अलग से करवाएंगे संडे बुला के, जो आपको जरूरत लगे नहीं लगे. क्योंकि अभी तो बहुत समय हमको है ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन होते ही आपका बैच जो है, आप लोग 70 लोग हैं, 70 में 60 ही लोग या जो भी लोग आएंगे तो कम से कम 20-20, 22-22 या 25-25 का ही बैच बनाएंगे. मैक्सिमम जाएंगे तो 30 जाएंगे. 30 से ज्यादा तो जा भी नहीं सकते बड़े वाले रूम में. तो 3 बैच तो कम से कम खींच जाएगा मेरा, समय उस समय कम हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड सर्किट है एसी सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर ओनली. एसी सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर ओनली. हेडिंग है एसी सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर ओनली. AC circuit containing a capacitor only. इसको लिखिएगा ब्रैकेट में प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ये हम लोग अगले क्लास से देखेंगे, क्योंकि इसको रिलेट करना होगा. आज शुरू भी करेंगे तो ये 15 मिनट मीटिंग बच रहा है, तो ये खत्म तो हो जाएगा लेकिन फिर भी अटक जाएगा. तो इसलिए ये जरूर ध्यान में रखिएगा ये वाला प्रूफ, क्योंकि इसी से हम लोग आगे बात करेंगे. तो अगले दिन आपको हम प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, इसके अलावा अगले ही दिन आपको हम सिखाएंगे इम्पीडेंस क्या होता है, फेज फैक्टर क्या होता है, न्यूमेरिकल. तो एक्स्ट्रा क्लास बीच में लिए थे, उसे एक बार एसी का याद है ना, उतना शॉर्टकट नहीं जाएंगे. एसी कितना शॉर्टकट खत्म कर दिए थे एक दिन में, लेकिन आज आपको सिर्फ हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालने में ही इतना समय लगा है. तरीका सीख गए आप, एवरेज वाला का कॉन्सेप्ट सबको आ गया और ये वाला कॉन्सेप्ट अब शुरू हुआ है. तो अब सिर्फ 7 अगले दिन 7 सर्किट ऑलमोस्ट निपट जाएगा, उम्मीद है. नहीं भी निपटा तो कम से कम उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग पहुंच जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो खत्म कर लेंगे. ठीक है. तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन मिलते हैं. आप सैटरडे संडे है, आपका सवाल बना बना के भेज देंगे. जिनका जो भी सवाल है आप हमको भेज दीजिएगा, जो भी डाउट्स है. आपका डाउट अब मेरे पास हम नहीं देख पाए तो दोबारा रिकॉल करवा दीजिएगा आप हमको, हम आपके डाउट को बता के भेज देंगे. ठीक है. चलिए. कई लोग हम देख रहे हैं जो मीटिंग में अवेलेबल भी नहीं है, शुरुआत में 4-5 महीना पढ़े और फिर गायब हो गए. वैसे लोग को तो हम भाई ऑफलाइन में तो फटकने देंगे आसपास, हम उसको नाप के रखे हैं, लड़का में भी लड़की लोग में भी. कि ऑफलाइन हो जाए, तुम 10 का 20 दो तब भी तुमको बताएंगे कि तुम कहाँ गायब थे रे. नहीं 10 का 20 दो तुम क्या दिक्कत, हमको पैसा लेके पढ़ाना है, हम स्वार्थी हो गए. हाँ ठीक है, आओ, जो गया है वो भी आएगा, हमको दिक्कत नहीं. स्वार्थी इंसानों, क्लास रेगुलर नहीं करता. बिटुआ तू भी क्लास